इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आज सुप्रीम कोर्ट के इस प्रांगण में मैं आपका स्वागत करता हूं। पीके शर्मा जी एक बहुत ही अनुभवी एओआर हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और ये खुद सिविल जज के रूप में कार्य भी कर चुके हैं पास्ट में। मैं बड़े बड़े सवालों की तरफ ना जाते हुए शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक आम इंसान के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हमारा कोई छोटा सा मैटर है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, या कोई सामान्य विवाद है जो हम आमतौर पे जनता के बीच में देखते हैं, मान लीजिए 2 भाइयों के बीच में कोई दीवार का ही मसला हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या इस प्रकार के मैटर भी सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं या सिर्फ जो बड़े बड़े मैटर हैं, करोड़ों के मैटर हैं या इनमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? देखिए, गुप्ता जी ने एक बहुत ही अहम सवाल रखा है जो हमारे क्लाइंट्स भी बहुत बार हमसे पूछते हैं या आम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। क्या उसके लिए एक बड़ा केस होना आवश्यक है या कोई छोटे से छोटा मुकदमा भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति, सबसे छोटे सा छोटा मुकदमा भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, प्रोवाइडेड उसमें कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। लॉ पॉइंट इस तरह का इन्वॉल्व है जो जस्टिस से रिलेटेड है या आम पब्लिक के न्याय से रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी है, उसको कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं दे रहा है, उसका इलाज नहीं कर रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय आता है और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे बहुत से केसेज हैं जहाँ पे कोर्ट ने इस प्रकार की डायरेक्शन दी है कि इनका ट्रीटमेंट करिए या स्टूडेंट का एडमिशन करिए या इसके मकान को तोड़ने से रोकिए। तो सवाल ये नहीं है कि आदमी छोटा है बड़ा है, मुकदमा छोटा है बड़ा है, सवाल सिर्फ ये है कि उस मुकदमे में पॉइंट ऑफ लॉ क्या इन्वॉल्व है जिसको सर्वोच्च न्यायालय देख सके और उसके अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। सर, ये तो आपने बड़ा बढ़िया बताया कि एक आम आदमी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, वो आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए ही बना है और संविधान के भी कस्टडियन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। परंतु मुझे आम तौर पे जो क्वेरीज आती हैं, जो मैंने देखा है कि एक आम इंसान जो दूर दराज किसी गांव में रहता है या कोई अपना छोटा मोटा व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उसके मन में ये रहता है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो अगर मैं लोकल कोर्ट में जा रहा हूँ या हाई कोर्ट में जा रहा हूँ तो मेरी जो कोर्ट फीस है, मेरा जो एक्सपेंस है, वो मेरे बजट में आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए या रिट फाइल या कुछ भी करने के लिए कानूनी प्रोसीजर मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए और मेरे बजट में ना आए वो? तो इसके बारे में कुछ आप देखिए, जो ये शंका आम आदमी के दिमाग में रहती है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्चा, और बहुत से लोग इसी बात को माइंड में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आते हैं। मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट फीस लगती है या खर्चा या स्टैंप लगता है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर रिट पेटिशंस, अपील, स्पेशल लीव पेटिशंस, बेल पेटिशंस वगैरह जो भी फाइल होते हैं उनकी कोर्ट फीस बड़ी नॉमिनल होती है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में हो। अब बात ये रहती है कि आम व्यक्ति है सोचता है, जैसे वो बड़े बड़े वकीलों के नाम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई वहाँ तो पर हियरिंग लाखों रुपए की फ़ीस है, तो हम वहाँ कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लीगल एड का भी प्रबंध किया हुआ है, जहाँ पे व्यक्ति आके और अपना केस लड़वा सकता है। इसके अलावा कोई भी एडवोकेट
जो एक उनसे नॉमिनल फीस चार्ज करता है वो उसको भी इंगेज करके सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस लड़ सकते हैं और उसके लिए उनको कोई भारी भरकम एक्सपेंसेस नहीं करने पड़े। सर, आपने पहला और दूसरा सवाल का जवाब दिया जो कि बिल्कुल आम आदमी से रिलेटेड था, एक आम इंसान से जुड़ा हुआ था। एक आम इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ दिल्ली में है और वो आम व्यक्ति हो सकता है केरल में रहता हो, आसाम में रहता हो, जम्मू कश्मीर में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, भारत के किसी भी राज्य में रहता हो, तो क्या वो उसे अगर सुप्रीम कोर्ट में आके कोई केस फाइल करना है, कुछ भी करना है, तो क्या उसे अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे अपना केस लड़ने के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत वर्ष के कोने कोने से केसेस आते हैं और यहाँ पर क्लाइंट का आना, लिटिगेंट का आना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्वेश्चन ऑफ लॉ पॉइंट पे दलीलें सुनता है, जो कि अधिवक्ताओं का काम है, वकीलों का काम है। हाँ, जो एक क्लाइंट है उसको अपने वकील से कॉन्फ्रेंस करनी होती है, जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इतने आज साधन उपलब्ध हैं कि एक व्यक्ति केरल, महाराष्ट्र कहीं भी बैठ के, आपके कहने का भाव ये है कि आपको सिर्फ अपने वकील से डिस्कशन करनी है, वो चाहे आप व्हाट्सएप पे कर लो, फोन पे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि वकील साहब को तो आप समझाएंगे ही अपना केस क्या है, लेकिन क्योंकि सर्वोच्च अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट बहस के समय सिर्फ ये देखता है कि इस पूरे केस में क्या ऐसा कोई कानूनी प्रश्न उलझ गया है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की दखल की ज़रूरत हो, और वो बहस तो आपके वकील को ही करनी है। इसलिए आपका खुद फिजिकल रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आना केस के दौरान आवश्यक नहीं। शर्मा जी, एक हिंदी फिल्म का फेमस डायलॉग है सन्नी देओल साहब का, जो भारत की पूरी जनता ने तो कम से कम सुना ही है, क्या पता विदेशों में भी प्रचलित हो, और वो है तारीख पे तारीख वाला। तो एक आम इंसान जब छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाता है तो भी उसे घर वाले और वो खुद भी बेचारा डरा डरा सा ही जाता है कि पता नहीं कितनी उम्र निकल जाएगी मामले का निपटारा होते होते। तो अगर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसा कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि भाई 10-10, 20-20 साल बाद मैटर चल रहे हैं और आम आदमी बड़ा घबराता है इस बात से। तो किस तरह के मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उनमें ये तो मैं समझता हूँ कि एक टाइमलाइन तो डिफाइन नहीं की जा सकती क्योंकि केस के हिसाब से ही निर्णय होते हैं, पर इसके बारे में आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, आम व्यक्ति को आज के समय में इस बात से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर तारीख पे तारीख मिलेंगे और उनका मामला लंबित रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से मामले प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही कोर्ट डिसाइड कर देता है। फर्स्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने के लायक है या नहीं है, और वहीं पर उसका निपटारा कर दिया जाता है। जो भी डायरेक्शन, आदेश आवश्यक होता है वो पास कर दिया जाता है। उसके बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय उसमें नोटिस जारी करता है तो बहुत से मामले नोटिस के बाद की स्टेज पर निपटा दिए जाते हैं कि यहाँ पर है। तीसरी स्टेज सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल डिस्पोजल की कैटेगरी रखता है कि नोटिस के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इस केस का निपटारा जल्दी करना चाहिए, तो फाइनल डिस्पोजल की कैटेगरी में आके और उस केस का निपटारा कर दिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ा कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व होता है, पूरी जनता को वो अफेक्ट करता है। उन केसेस को अगर सर्वोच्च न्यायालय एडमिट कर लेता है तो वो कंप्यूटर से उनकी डेट आती है, उसमें हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकते हैं, और वो न्यायालय द्वारा फाइनल फैसला उसके बाद किया जाए। सर, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हम दोनों का नेक्स्ट मैटर लगा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तारीख का टाइम हो रहा है अपनी, लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए दर्शकों के हित के लिए, समाज के हित के लिए एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो नहीं चाहते हैं, पर हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक स्पीड पोस्ट करा देंगे लिख के कि हमारे साथ ये गलत हो गया, या हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, या मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे बेटा बहू मुझे दुखी कर रहे हैं, या
मेरे बेटे को गलत किसी पुलिस केस में फंसा दिया गया है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, और जो भी एक ज़मीनी स्तर पे समस्याएं होती हैं, तो उनका जो नीचे वाली कानून व्यवस्था है, पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उससे कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो डगमगाया होता है। परंतु वो एक प्रॉपर प्रोसीजर करके सुप्रीम कोर्ट तक ना आते हुए डायरेक्ट अगर ऑनरेबल जजेस को कोई लेटर, चिट्ठी, स्पीड पोस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स कुछ भी कर दें, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो चिट्ठी जब यहाँ आती है, रिसीव होती है, तो उसका क्या भविष्य होता है, क्या फेट होता है उसका? देखिए, हमारे संविधान में इस प्रकार की एक व्यवस्था है जिसमें आम व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने खुद एक बड़ा सुंदर फैसला दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति चिट्ठी लिखता है और अगर उस चिट्ठी में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की बात लिखी गई है जिसको सर्वोच्च न्यायालय एक रिट पेटिशन के रूप में ट्रीट कर सकता है, जैसे कि आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, तो उसी आर्टिकल के अंतर्गत किसी प्रकार की भी चिट्ठी को सर्वोच्च न्यायालय रिट पेटिशन ट्रीट करके उस पर व्यवस्था दे सकता है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं कि हर प्रकार की चिट्ठी, यानी कि किसी चिट्ठी का क्षेत्राधिकार SHO का है, SP का है, DC का है, पुलिस कमिश्नर का है, चीफ मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, तो वो हर प्रकार की चिट्ठी आप सर्वोच्च न्यायालय को लिखेंगे नहीं। अगर आपकी चिट्ठी में कोई हिब्बस कॉर्पस की बात कही गई है, कोई रिट ऑफ मैंडामस की बात कही गई है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन की बात कही गई है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें दखल देना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय अवश्य रूप से इस प्रकार की चिट्ठी को रिट पेटिशन ट्रीट करके उस पर अपनी व्यवस्था दे सकता है। सरल भाषा में जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर इस प्रकार की चिट्ठी लिखने का आपका मन भी बन रहा हो, तो उससे पहले भी आपको एक अपने वकील साहब से डिस्कस करना चाहिए कि ये मेरा मैटर है, क्या मैं इसको चिट्ठी के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ, क्या ऐसा मामला बन रहा है मेरे कंटेंट में, मेरी चिट्ठी में, कि ये आर्टिकल 32 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है जिसके अंतर्गत रिट फाइल होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये उसकी श्रेणी में आ सकता है? तो मैं शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ ये गुफ्तगू की, जिसका फ़ायदा मेरे ख्याल से आप सब लोगों को होगा। शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं भी सुबोध जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आम पब्लिक के लिए, समाज के लिए इस प्रकार के सवाल जवाब आम जनता तक पहुंचाते हैं। मैं इनके चैनल का भी धन्यवाद।